आज देखते हैं चैप्टर 7 मार्चिंग खेल भावना एवं अनुशासन। पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपने कभी सेना के जवानों, पुलिस के जवानों को कदम ताल करते देखा है? विद्यालय में बच्चों को ड्रिल करते हुए अवश्य देखा होगा। सभी बच्चे विद्यालय में मार्चिंग और ड्रिल करते हैं ना। कदम ताल में क्या क्या किया जाता है ये आपको पता है। मार्चिंग क्या और कैसे? मार्चिंग क्या है? मार्चिंग का अर्थ है, मार्चिंग वह क्रिया है जिसे एक निश्चित क्रम से किया जाता है। इसमें आदेशों को सुनते हुए क्रियाकलाप किए जाते हैं। विधि क्या है? हमें मार्चिंग प्रारंभ करने से पूर्व कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है प्यारे बच्चों। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एक लाइन में सीधे खड़े होना है। और जैसे ही हमें हमारा कमांडर जो सामने खड़ा हुआ हमें आदेश देगा, उसके आदेश के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है। 1, 2, 3 की गिनती कराकर वह 3 लाइन भी बनवा सकता है, 2 लाइन बना सकता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। मार्चिंग करते समय सबसे पहले हम सावधान स्थिति में खड़े होते हैं। हमारी जो पैर की एड़ी है, दोनों पैरों की एड़ी आपस में मिली हुई होगी। पंजे 30 अंश के कोण पर खुले हुए होंगे। हमारी मुट्ठी बंद होगी। हाथ नीचे शरीर से सीधे लगे हुए होंगे और हमारी गर्दन सीधी और नज़रें सामने होगी। ये हमारी सावधान की स्थिति है। फिर नंबर 2 पर आता है विश्राम की स्थिति। विश्राम की स्थिति में बायां पैर आपके कंधे के अकॉर्डिंग बाहर निकलता है। जितना चौड़ाई में आपका कंधा है उतनी चौड़ाई में आपका पैर बाहर निकलता है। शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर होता है। दोनों हाथ पीछे नीचे को तने हुए और दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली होती है। दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के नीचे हो और उसे हल्के से पकड़े रहे। ये हमारी विश्राम की पोजीशन होती है। जैसे हम विद्यालय में जाते हैं सुबह सुबह और प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के दौरान हमारे जो टीचर्स हैं वे कमांडर के रूप में हमें आदेश देते हैं विश्राम और सावधान का। इसमें कुछ आगे भी अभ्यास हैं जो एक प्रैक्टिकली तौर पर आपके विद्यालय में आपके टीचर्स कराते हैं। ये आप अपने टीचर्स से सीख सकते हैं विद्यालय में। जैसे आराम से बैठ जाओ या फिर खड़े हो जाओ, सिट डाउन और स्टैंड अप। फिर इसके बाद आता है पीछे मुड़। मैं आपको एक साधारण भाषा में बता दूं कि अगर हमको पीछे मुड़ना होगा या कमांडर पीछे मुड़ने का आदेश करेगा, तो हम अपने दाईं ओर को पीछे मुड़ेंगे और हमारा जो भार है वो दाईं तरफ के पैर की एड़ी पर और बाएं तरफ के पंजे पर होगा। प्यारे बच्चों, ये करके सीखने की क्रिया है। ये आप अपने विद्यालय में अपने टीचर से सीख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दाएं और बाएं मुड़। आधा दाएं आधा बाएं मुड़, सामने सैल्यूट, 1 लाइन बंद, गिनती कर 2 या 3 लाइन बंद, सज्जा। ये प्यारे बच्चों, ये मार्चिंग से पहले करने वाली या मार्चिंग के दौरान करने वाली क्रिया हैं। आप इन्हें अपने अध्यापक से सीख सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकली है। ये क्रियाकलाप के माध्यम से सिखाई जाएंगी। आप अपने टीचर से बोलिए, वे आपको सिखाएंगे कि दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना, पीछे मुड़ना किस प्रकार होता है, स्टैंड अप, सिट डाउन किस प्रकार होता है। अब मार्चिंग का महत्व देखते हैं कि मार्चिंग का महत्व क्या है। मार्चिंग में अनुशासन में रहने की शिक्षा मिलती है। मार्चिंग से लोग चुस्त एवं फुर्तीले रहते हैं। इससे टीम भावना से काम की जो भावना है वो जागृत होती है। हम मिलजुल कर समूह में अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं हम हमारा राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग, तिरंगा।
तिरंगे के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, पढ़ते हैं एक बार। वैसे मैंने इस वीडियो से पहले आपको एक वीडियो में तिरंगे से संबंधित सभी जानकारी दे दी थी, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर भी एक बार चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं तिरंगे के से संबंधित जानकारी। पहले बच्चों, आप अपने विद्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराते हैं, और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। आप भारत देश के नागरिक हैं और प्रत्येक देश की अपनी एक पहचान होती है, और यही पहचान एक देश के नागरिक को दूसरे देश के नागरिक से अलग करती है। किसी भी देश या राष्ट्र की पहचान के लिए राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं प्यारे बच्चों। हमारे देश के भी राष्ट्रीय प्रतीक है, और उन्हीं राष्ट्रीय प्रतीकों में से हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, तिरंगा भी है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने जो विश्व की सबसे बड़ी ओलंपिक प्रतियोगिता होती है, विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है, उसमें भी कितनी बार आप लोगों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए देखा होगा, फहरते हुए देखा होगा। किसी भी राष्ट्र का ध्वज उस देश का इतिहास, पहचान, संस्कृति, परंपरा और विशेषताओं का प्रतीक होता है। हमें उस राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं सेवा का भाव सम्मिलित होता है इसमें। और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय ध्वज सरकारी भवनों, विद्यालयों एवं अन्य विशिष्ट संस्थानों पर फहराया जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की पहचान है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की समान लंबाई की जो 3 पट्टियाँ होती है, समान चौड़ाई की। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग, सबसे नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, बीच का जो सफ़ेद रंग है वह शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे जो हरा रंग है वह हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। 3 रंग होने के कारण ही हमारे जो ध्वज को तिरंगा कहा गया है। भारतीय संविधान की सभा ने तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक मैंने आपको अभी बताया है। राष्ट्र ध्वज का जो बीच में सफ़ेद रंग होता है, उसमें एक नीले कलर का चक्र होता है, जिसको अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, जो 24 घंटे हमें हमेशा सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब राष्ट्र ध्वज फहराते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो है कि राष्ट्र ध्वज को आप नियत समय पर फहराएं, और जब सूर्यास्त होता है तो उससे पहले आप राष्ट्र ध्वज को उतार लें। ये ध्वज जो है सदैव सीधा फहराएं, राष्ट्र ध्वज सदैव सीधा फहराएं। राष्ट्र ध्वज को शीघ्रता के साथ ऊपर चढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे नीचे उतारना चाहिए। जो है आपका ध्वज फहराते समय वहाँ उपस्थित समस्त व्यक्तियों को सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर ध्वज धूमिल हो, कटा फटा हो, पुराना, ज़्यादा बेकार हो, तो हम उस राष्ट्रीय ध्वज को, उस झंडे को नहीं फहराते, और ना ही हम उसे इधर उधर फेंकते हैं। बल्कि हम राष्ट्रीय ध्वज को, यदि हमारा राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ है, कटा फटा है, तो हम उसे मिट्टी में दबा देते हैं, जमीन में दबा देते हैं सम्मानपूर्वक। देश के राष्ट्रीय शोक के समय, देश में अगर कोई राष्ट्रीय शोक हो, कोई मुख्य व्यक्ति, इम्पोर्टेंट कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अधिक सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो हम उस समय राष्ट्र ध्वज को थोड़ा सा झुका देते हैं, वो भी नियमानुसार। अब प्यारे बच्चों, हम राष्ट्रगान देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है। राष्ट्रगान की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और राष्ट्रगान राष्ट्र का ही एक प्रतीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन स्वीकार किया गया। ध्वज फहराए जाने के पश्चात राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाना चाहिए, और प्रत्येक बच्चों को अपने देश का राष्ट्रगान याद होना चाहिए। सभी बच्चे अपने देश का राष्ट्रगान याद कर ले। प्यारे बच्चों, राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरा होना चाहिए। अब आपके विद्यालय में परेड समारोह होता होगा, या आपने 15 अगस्त या 26 जनवरी को लाल किले पर प्रत्यक्ष रूप से या फिर टीवी या मोबाइल के माध्यम से आपने वहाँ परेड देखी होगी। तो परेड समारोह कैसा होता है प्यारे बच्चों, ये चित्र है आपके सामने।
ये बच्चे परेड कर रहे हैं। सामूहिक परेड निरीक्षण में मुख्य अतिथि के सलामी मंच पर आने के बाद जर्नल लीडर उन्हें आमंत्रित करते हैं। जो उस समय सभी स्क्वाड यानी कि जो दल हैं खुली लाइन में विश्राम अवस्था में खड़े होते हैं। मुख्य अतिथि के निरीक्षण पर आते समय ग्रुप लीडर जो है सावधान का आदेश करता है। उस समय कोई हरकत नहीं होगी। निरीक्षण के बाद ग्रुप लीडर मुख्य अतिथि के साथ निर्धारित स्थान पर चला जाएगा और रुक करके सैल्यूट सलामी करेगा एवं अपने स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। फिर परेड को निकट लाइन चल का आदेश देना, निकट लाइन के पश्चात विश्राम का आदेश देते हैं जो कमांडर सामने होते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं खेल भावना। खेल भावना क्या होती है और खेल भावना के दौरान अनुशासन कितना महत्व रखता है, या खेल भावना में अनुशासन कितना महत्व रखता है। जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें प्यारे बच्चों हार व जीत होती रहती है। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 10 या एक से अधिक टीम खेलती है तो प्यारे बच्चों ये तो कंफर्म है कि जीतेगी तो एक ही टीम। पर हमें भी कभी भी हारने पर हताश नहीं होना चाहिए और जीतने पर भी कुछ अधिक खुशी नहीं मनानी चाहिए। जो खिलाड़ी जीतते हैं हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए। इस पर जो है बिशप पेंसिल्वानिया ने जो है प्रसिद्ध एक उक्ति लिखी है। उन्होंने कहा है कि जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है प्रतिभाग करना, खेल में हिस्सा लेना। जीवन में विजेता होना आवश्यक नहीं, अच्छे प्रकार से संघर्ष करना है। खेल भावना तथा अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। खेल भावना के संबंध में एक वास्तविक घटना है। होता क्या है प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बच्ची थी, तो बच्चियों की दौड़ लगी हुई थी। तो वो छोटी सी बच्ची दिव्यांग बच्ची थी और एक बैसाखी के सहारे वो दौड़ में भाग ले रही थी और वो दौड़ रही थी और वो इतनी तेज दौड़ रही थी कि सबसे आगे फुर्ती के साथ, और सारी भीड़ आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही थी। पर होता क्या है प्यारे बच्चों कि फिनिश लाइन से कुछ ही दूर, लक्ष्य से कुछ ही दूर उस बच्ची की बैसाखी फिसल गई जिसके सहारे वो दौड़ रही थी और वह गिरकर घिसटती चली गई। उससे कुछ ही पीछे दौड़ रही बच्ची तुरंत रुक गई। उसने अपने साथी को संभाला और जो है वो उसे ट्रैक से दूर ले गई, उसको प्राथमिक उपचार दिया। अगर प्यारे बच्चों वो लड़की जो पीछे दौड़ते हुए आ रही थी, दिव्यांग बच्ची की, अगर वो चाहती तो अपनी रेस पूरी कर सकती थी, लेकिन उसने रेस पूरी ना करके पहले उसे प्राथमिक उपचार दिया। यही खेल भावना है। और वहाँ उपस्थित उस बच्ची ने रेस नहीं जीती, लेकिन दिल जीत लिया वहाँ बैठे सभी व्यक्तियों का। सब खेले खेल। हम कुछ खेलों को लड़कों से तथा कुछ खेलों को लड़कियों से संबंधित मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रत्येक खेल में लड़की लड़का दोनों को भाग लेना चाहिए। हमारे देश में कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन है वो लड़की है। पीटी उषा, रोजा कुट्टी, वीना मोला तथा बाल सम्मा सभी एथलीट, बुला चौधरी तैराकी, सानिया मिर्जा टेनिस तथा अंजू बॉबी जोड़ लंबी कूद, मैरी कॉम बॉक्सिंग में, साइना नेहवाल बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुकी हैं लड़कियां। हमारे देश की जो क्रिकेट टीम है बहुत अच्छा खेलती है। कितनी बार विदेशों में गई वो टीम और अच्छा प्रदर्शन करके लौटी है। हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम, हॉकी टीम भी हमारे देश की विश्वविख्यात है। यहाँ तक कि जो नेत्रहीन होती है, नेत्रहीन दिव्यांग बच्चे होते हैं क्रिकेट, उनकी टीम भी विदेशों में जाकर बहुत से पुरस्कार जीत चुकी है। हमें खेल को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़की और लड़के को दोनों को बराबर हक है, बराबर अधिकार है, उनको खेल खेलने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, देखो हम सभी को करना चाहिए आयु, रुचि और अक्षमता के अनुसार विभिन्न खेल खेलने चाहिए। ये शिक्षण के अंग हैं। हमें खेल समाचारों से अवगत होना चाहिए। कभी कभी खेल विशेषज्ञ से या आपके विद्यालय में जो खेल टीचर हैं उनसे वार्ता करनी चाहिए। बच्चों विद्यालय और उससे उच्च स्तर की प्रतियोगिता में हमें जो है उन खेलों का नियमित अभ्यास करना चाहिए और हमें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, खेल का महत्व भी हमारे जीवन में बहुत है।
खेलों का हमारे जीवन में महत्व क्या है? हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से हमारा विकास होता है, बॉडी का विकास होता है, हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। हार और जीत दोनों के प्रति आदर की भावना पैदा होती है। सहयोग, त्याग, सहानुभूति, मित्रता, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ती है। नेतृत्व क्षमता तथा अनुशासन का गुण विकसित होता है। सबको खेल खेलना चाहिए मेरे बच्चों। जैसे इसमें हम देखते हैं आगे पढ़ाई जब हम देखते हैं तो ये जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जैसे देखिए बच्चा इस पर बैठा है चेयर पर, ये दिव्यांग है, ये चल फिर नहीं सकता। तो ये बच्चे क्या करते हैं, इस सामूहिक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं और अलग कर लेते हैं अपने आप को, हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। पर हमें इन बच्चों को भी अपने साथ लेकर के खेल खेलने चाहिए। जैसे वॉलीबॉल का खेल है, अगर ये बच्चे चलने में अक्षम है तो वॉलीबॉल के नेट को थोड़ा सा, जाल को थोड़ा नीचे कर लें, और जैसे ये बच्चा बॉल को दूसरी पार नेट से ले जाए तो हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हम सभी को अपने साथी का साथ देना चाहिए जो हमारे दिव्यांग साथी है। क्रिकेट का खेल खिलाना चाहिए। बहुत से ऐसे खेल हैं जो हम विद्यालय में अपने साथियों के साथ खेल सकते हैं। सामूहिक रूप से कार्य करने में अन्य सामान्य बच्चों के जो है साथ उस बच्चों को भी खिलाना चाहिए। अगर किसी बच्चों को सुनने में थोड़ी सी दिक्कत है, कमी है, तो सांकेतिक गतिविधियों में उसे हम शामिल कर सकते हैं। जैसे बीच में गोल के बीच में एक बाल्टी रख दी और हमें जो है उसमें बॉल फेंकनी है, और बच्चों को भी बॉल फेंकनी है, और वो जो बच्चा है जो सुनने में, जिसमें श्रवण क्षमता जो है कम है, वो भी उस गतिविधि में भाग ले सकता है, वो भी बाल्टी में बॉल फेंक सकता है प्यारे बच्चों, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमें खेल खेलने चाहिए। खेल भावना का हमें जो है आदर करना चाहिए। सभी बच्चों को, चाहे वो दिव्यांग हो और वो स्वस्थ बच्चे हों, सबको साथ साथ खेलना चाहिए। इस पार्ट के जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वे क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक यूट्यूब पर पहुंच जाए। धन्यवाद।